टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों मंडे 6 जनवरी 2025। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है उसको देखा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगी उसको देख करके उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं रिवीजन के लिए, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट डिटेलिंग क्या हो सकती है। वो आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मैं प्रिपेयर करके आपको एक ही स्लाइड में चीज़ें लेकर के आता हूँ। सबसे पहले समझा जाएगा कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, कि क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में ये वर्ड रहता है। तो ये क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन का मतलब होता है आइसोलेट, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच लोग हैं, इनसे आप अपने आप को क्वारंटाइन कर दिए, एक रूम में एक लोकेशंस पे अपने आप को पैक कर लिए, तो वो हो गया क्वारंटाइन, यानी डिसकनेक्ट विद द कम्युनिटी, और आप अपने आप को आइसोलेट कर जाते हैं। तो क्वारंटाइन एनिमल्स वाली बातें अब आ गई हैं। तो ये चीज़ें क्यों इतना न्यूज़ में आई हैं? तो इस प्रकार का बर्ड फ्लू जो भारत में केसेस निकल के आते हैं, उसी सिम्टम्स को यहाँ पे देखा गया है, जो टाइगर और लेपर्ड की रिसेंटली डेथ भी हो गई है। तो इनसे जो है ट्रांसमिशन ना हो और भी एनिमल को, इसीलिए इनको क्वारंटाइन करने का बात चल रहा है। इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है, डेथ कहाँ पे हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है यहाँ पे, जिनके कारण जो भी सिम्टोमेटिक, ठीक है, टाइगर हैं, उनको क्वारंटाइन करने की बात चल रही है। यहाँ पे 3 टाइगर, 1 लेपर्ड, ये लोग, इन लोगों की डेथ हुई है। तो ये महाराष्ट्र में इंसिडेंट निकल के आ रही है, और इसी कारण से, बर्ड फ्लू के कारण से, जो वायरस होता है H5N1 वायरस, ठीक है, इसे बर्ड फ्लू भी बोल रहे हैं, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई है। तो अब टाइगर की जब डेथ हो जाती है दोस्तों, तो ये एक प्रकार से जो फूड साइकिल होती है, फूड चेन होती है, तो ये टॉप प्रीडेटर है, ठीक है। सब लोग इनके नीचे आ रहे हैं आज के समय की अगर बात करें तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, तो इन चीज़ों पे ध्यान दी गई है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। सेंटर आदेश दे रहा है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, कि अपने एनिमल को एटलीस्ट क्वारंटाइन तो आप कर ही सकते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन हो ना, वो ट्रांसमिशन ना हो। इसी के लिए क्वारंटाइन की प्रपोजल दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे बर्ड फ्लू को लेकर, जिसको H5N1 बोला जाता है, क्या है ये H5N1? तो ये सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, याद रखिएगा, ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन का मतलब बर्ड्स, इनको एवियन कहते हैं। जो उड़ते हुए नजर आते हैं वो एवियन की कैटेगरी में डाले जाते हैं। एवियन का मतलब सीधे बर्ड होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू कहते हैं। और ये H5N1 ये वायरस है, ठीक है। प्राइमरली अफेक्ट करते हैं किसको? बर्ड्स को, लेकिन इन्फेक्ट कर सकते हैं ये ह्यूमंस को, और करे भी हैं। अभी तो ममल्स को भी इन्फेक्ट किए हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गीज, चाइना में 1996 में ये चीज़ें आती है बर्ड फ्लू के नाम से, ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद से ये कैसे ट्रांसमिशन होती हैं? तो प्राइमरी ट्रांसमिशन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, और इसकी सिम्टम्स अगर देखी जाए तो माइल्ड केस में फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, मसल बॉडी भी दर्द करेगी। सीवियर केसेस में निमोनिया हो जाएगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, और ऑर्गन फेल होने की वजह से व्यक्ति की या फिर एनिमल की डेथ भी होती है। सिम्टम्स जो है 2 से 5 दिनों में मालूम चल जाते हैं। मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पे हाई है, ठीक है, ह्यूमंस में, और 60% है, ये रिपोर्ट किया जाता है जो केस। इम्पैक्ट की अगर बात करें बर्ड्स पे, तो क्या करता है? तो सीवियर डिजीज, रेपिड डेथ, पोल्ट्री, तो जो भी पोल्ट्री है सीधे सीधे बर्न आउट, मुर्गियों को मार दिया जाता है। ग्लोबल कंसर्न है, पैंडेमिक पोटेंशियल इसकी है ही, कितना ज्यादा एरिया ये कवर कर रहा है। प्रिवेंशन और कंट्रोल में बर्ड्स क्वारंटाइन करिए, कलिंग करिए। कलिंग का मतलब यही मार देना।
फ्लॉक्स, फ्लॉक्स का मतलब चिकन्स, इनको फ्लॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। वैक्सीनेशन की बात करी जा रही है, कम से कम यहाँ पे अगर ह्यूमन को वैक्सीन इसकी बनी है तो एक ह्यूमन को भी वैक्सीनेट करने की जरूरत है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ह्यूमंस के लिए। इन सब चीजों से दूर बनाए रखें। देखिए जो भी मुर्गी वगैरह है, बर्ड्स हैं, इसको कंज्यूम करना हम लोग दूर करेंगे, मतलब इनसे दूर रहेंगे तो हम इन बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और चाइना तो ऐसी कंट्री है, ये हर चीज कंज्यूम करते हैं। हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो समझ सकते हैं। दूसरी रिसेंट डेवलपमेंट H5N1 आउटब्रेक यहाँ पे हुआ है, और पोल्ट्री, वाइल्ड बर्ड, यहाँ पे ग्लोबली ये चीजें चल रही हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, H5N1 पोल्ट्री में यहाँ पे हम लोगों के भारत में होता है। जो भी मुर्गी पालन केंद्र होते हैं वहां से ये सारी चीजें होती हैं। ग्लोबल स्टेटस क्या है, तो H5N1 यहाँ पे मॉनिटर कर रही है कई सारी कंट्रियां कि किस प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, WOA, ये लोग ट्रैक करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं इन पोटेंशियल थ्रेट को। यानी पूरा का पूरा खेला यही है कि किस प्रकार से कितना खतरा हो रहा है, किससे, बर्ड फ्लू से। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यही चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। क्वारंटीन करने की इनको जरूरत है, आइसोलेट रखिए और ट्रांसमिशंस को स्लो डाउन करिए, ठीक है, जिसके कारण इसका इन्फेक्शन H5N1 का रुकेगा, कम होगा, स्लो डाउन होगा, तो केसेस भी कम आएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई हैं जो अभी मैं एक्सप्लेन किया हूं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे ट्राइबल फेस्टिवल एक सेलिब्रेट हो रहा था। कहाँ पे, तो यहाँ पे आपका नीलगिरी हिल्स के आसपास। तो ये नीलगिरी हिल्स है, जिसके कारण यहाँ पे ये न्यूज में आया है। अब यहाँ से ट्राइबल से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको डाला। तो ये मॉडवर्थ फेस्टिवल है, ठीक है। ये फेस्टिवल टोडा ट्राइब सेलिब्रेट कर रही है। टोडा ट्राइब कहाँ की है, तो नीलगिरी हिल्स पे पड़ती है। तो यहाँ पे टोडा ट्राइब थोड़ी सी केरला, कर्नाटका, तमिल, इन रीजन को टच करती है। तो नीलगिरी ही तीनों स्टेट को कवर कर रही है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टैलिन कहाँ के सीएम है, तो तमिलनाडु के सीएम है, चीफ मिनिस्टर। क्या ऑफर किए हैं यहाँ पे, $1 मिलियन। किस चीज के लिए, जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है, यानी हड़प्पा कल्चर की अगर हम बात करें तो हड़प्पा कल्चर की जो स्क्रिप्ट है, ठीक, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, उस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को अभी तक डेसिफर ही नहीं किया गया, यानी पता ही नहीं लगा है कि वो क्या लिखा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। कुछ कुछ स्क्रिप्ट में हो गए हैं, लेकिन सारे स्क्रिप्ट की लैंग्वेज क्रमबद्ध तरीके से ये डेसिफर नहीं हुए। तो इसी को कोई अगर डेसिफर करेगा तो $1 मिलियन की प्राइज रखी गई है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के द्वारा, MK स्टैलिन जिनका नाम है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। अब बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की दोस्तों। तो हड़प्पा कल्चर, मोहनजोदारो कल्चर, ये सब सिविलाइजेशंस का साइट है। हड़प्पन साइट, मोहनजोदारो साइट्स, और सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के साइट है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्हूदारो, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, तो ये सब जो मैं नाम ले रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे एक्सकेवेशन किया गया है, ठीक है, एक्सकेवेशन किया गया। एक्सकेवेशंस में बहुत सारे भारत के भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इन चीजों पे रिसर्च जो लोग किए हैं वो डेसिफर करने के लिए लगे भी हैं, लेकिन चीजें नहीं हुई हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशंस के एक्सकेवेशन के लिए योगदान दिया था यहाँ पे जॉन मार्शल, जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। हिस्ट्री का कंसर्न अगर ले लिया जाए तो वहां से क्वेश्चंस भी आए हैं। हड़प्पन से क्वेश्चंस आए हैं, मोहनजोदारो से क्वेश्चन आए हैं। ये एरिया ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हड़प्पन का टाइम पीरियड की अगर बात करें तो क्या है, एक एवरेज अगर देखा जाए तो 2500 से 1750, तो लेट हड़प्पा, उसके बाद मिडिल, फिर आपका हड़प्पन एज। ये लेट मतलब प्रोटो हड़प्पा, ये वाली पीरियड आ जाती है। तो यहां से यहां तक लेकर के आइएगा तो लगभग 3500 से लेकर 1750 AD तक ये चीजें चलती हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, अहेड ऑफ PM पेरिस ट्रिप, राफेल और स्कॉर्पियन की डील हो गई जो फाइनल लेग में पहुंच चुकी है। तो फ्रांस के साथ यहाँ पे जो डील हुई है उसमें राफेल कितने आएंगे, प्लस दूसरी बात स्कॉर्पियन सबमरीन कितनी आएंगी,
ये डील भारत की संपन्न हो रही है, उसी पे बात करी जा रही है। तो भारत की जो नेवी है प्लस एयरफोर्स है, दोनों को स्ट्रांग किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं यहाँ पे भारत इन चीजों पे क्यों ध्यान दे रहा है। उसका एक ही कारण है, चाइना की जो एयर और नेवी है ये दोनों काफी स्ट्रांग हो रही हैं। समझ गए, आर्मी और मिलिट्री तो स्ट्रांग है ही, इन चीजों पे भारत भी फोकस कर रहा है। तो भारत भी हेलीकॉप्टर, जेट, फाइटर जेट, इन पे काफी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, और जो चीजें डेवलप नहीं हो पा रही हैं उसके लिए परचेज भी कर रहा है। किस कंट्री से? जिस कंट्री के पास अच्छी टेक्नोलॉजी की सबमरीन है और एयर फाइटर जेट, इन सब चीजों की भी खरीद फरोख्त कर रहा है। तो यही कारण है कि अपनी चीजों को भी हमें सही मायने में सही रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उस चीजों को देखी जाएगी। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि एक एक्ट भारत सरकार ने बनाई थी, जिस एक्ट का नाम था क्या, इस सेक्शंस को ध्यान से देखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एनिमल एक्ट। ठीक है, 1960 में आती है। और दूसरा आंध्र प्रदेश गेमिंग एक्ट 1974। ये दोनों एक्ट हैं जो ये टारगेट करते हैं किसी भी एनिमल को आप क्रूएल्टी तरीके से न मार सकते हैं, ना ही उसके ऊपर कोई अत्याचार क्रूएल्टी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर लॉज बनाए गए थे कि किस किस एनिमल को आप टारगेट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये भी रखा गया है जिसे हम रूस्टर बोलते हैं। रूस्टर का मतलब मुर्गा। ठीक है, तो रूस्टर को आप लड़ा नहीं सकते। यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत ही यहाँ पे क्या कहूं मैं, एक प्रकार से कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू कर लीजिए। ठीक है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेम कराते हैं लोग कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, जिसमें मुर्गों की लड़ाई बैठ के लोग देख रहे हैं। देखिए, तो इसे रूस्टर बोलते हैं, रूस्टर। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये मुर्गे होते हैं, ये एक सामान्य मुर्गों से काफी बड़े होते हैं, जिसके कारण ये लोग आनंद लेते हैं इस गेम का। तो यहाँ पे इसी पे पुलिस बैन कर रही है और उनको डिटेक्ट कर रही है और अवेयरनेस भी फैला रही है। और ये जो गेम होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल से के दौरान ही यहाँ पे होती है, ज्यादातर रूरल एरिया में। हाई कोर्ट इसको बैन किया है 2016 में। इस प्रकार की चीजें ना हो, इसीलिए पुलिस प्लस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सब इसमें संलिप्त है कि क्या इन चीजों को कैसे रोका जाए, इस चीज को लेकर के कार्यरत है, अटेंटिव है। तो वही अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है और आंध्रा गवर्नमेंट का और कोर्ट का दोनों का आदेश भी यहाँ पे है। नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट और छोटा सा न्यूज कि नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, मैसूरू कर्नाटका में। तो ये बनाया गया था, इसलिए ये जो देख रहे हैं आप, ये बैरियर है। तो जो ये बैरियर बनाया गया था, ठीक है, ये बैरियर, इस बैरियर को निर्माण ही इसीलिए किया गया था कि जो भी एलिफेंट है, वाइल्ड एलिफेंट, जंगली हाथी, वो इसको क्रॉस करके विलेज सेटलमेंट तक न पहुंच पाए। लेकिन ये आने का प्रयास करी गजराज महाराज और यहाँ पे ये इंटेंगल हो गई, फंस गई, जिसके कारण इस पिलर को तोड़ना पड़ा और ये चीजें निकालनी पड़ी। हालांकि ये बच गई। तो एक्चुअली में ये टसल, ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है? एक तरफ है एनिमल, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका ह्यूमन सेटलमेंट, जिसे हम लोग विलेज एरिया कहते हैं। अब हम लोग सेटलमेंट करते जा रहे हैं, पॉपुलेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, सेटलमेंट करते जा रहे हैं, पॉपुलेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो हैबिटेट इनका था ना, वो भी हम लोग अपने सेटलमेंट में ऐड कर लिए हैं, समझ रहे हैं, और करते जा रहे हैं, सेटलमेंट करते जा रहे हैं। तो इनका एरिया घटता जा रहा है। तो ये किस एरिया में रहेंगे? आखिर हैं तो इसी पृथ्वी के, जिसके कारण ह्यूमन प्लस एनिमल, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हो रहा है। तो ये इधर आते हैं, जिसके कारण ये बैरियर लगाई गई थी। तो इनको छुड़ा लिया गया है काफी अच्छे तरीके से। और ये पूरी कहानी नागरहोल टाइगर रिजर्व की है, जो आपको यहाँ पे मैं डिटेलिंग दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट एक चीज है जो काफी अच्छी एडिटोरियल यहाँ पे निकल के आ रही है। डिजिटल पर्सोनल डाटा प्रोटेक्शन की जो रूल भारत सरकार ने बनाई है, उसी को लेकर के एडिटोरियल आई हुई है। अब यहाँ पे जो ड्राफ्ट है उसकी अगर बात करें, 2025 में डिजिटल पर्सोनल डाटा प्रोटेक्शन रूल है कि कैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी आईडी कार्ड हो गई,
जिस चीज की अगर बात करें तो इस डाटा का मतलब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को लीक ना किया जाए। आज के डेट में अगर आधार कार्ड की डिटेलिंग लीक हो गई तो क्या क्या मालूम चल सकता है। आपका आधार कार्ड हेल्थ से जुड़ा है, अकाउंट से जुड़ा है, आपका एड्रेस से जुड़ा है, ये सारी डिटेलिंग, नाम, पता, फोन नंबर, उम्र, लोकेशन, सब कुछ लीक हो जाएगा। ठीक है, और इसको हेल्थ से जोड़ने की भी बात करी जा रही है, बहुत ब्रॉड वे में जुड़ा भी है। तो ये आपको क्या बीमारी हुई है, आपको एड्स हुआ है, आपको टीबी हुआ है, सब चीजें समाज में जो सोशल स्टिग्मा क्रिएट कर सकती हैं वो भी चीजें लीक हो सकती हैं। तो यहाँ पे प्रिवेसी का कंसर्न आ रहा है, राइट टू प्रिवेसी जो फंडामेंटल राइट्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो बनाई गई थी डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन रूल, तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, बीएन श्री कृष्णा कमेटी, इसी के अंतर्गत ये इन चीजों का निर्माण हुआ था। किस प्रकार से डाटा को प्रोटेक्ट करना है वो डीपीबीआई, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे संज्ञान में लेती है। एक केस है केएस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, इसी के अंतर्गत राइट टू प्रिवेसी चीजें आई थी। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटलाइजेशन हो रही है, जिसके कारण डिजिटल चीजें काफी हद तक तीव्र गति से भारत में फैल रही हैं। जो बिल आया इन्हीं चीजों को टारगेट कर रहा है, कैसे लार्ज स्केल पे टेक्नोलॉजी और फर्म्स निकल के आ रही हैं, जनरल पब्लिक और इक्वल फूटिंग की बात कर रहा है यहाँ पे कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो हर चीज में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चीजों को जो बोली गई है कि डाटा में, डाटा इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे डिजिटल जो भी डाटा है उन चीजों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सिक्योर किया जा सकता है, हम उन पे अगर फोकस करें तो ज्यादा सही रहेगा, जिसके कारण डाटा का कलेक्शन कम से कम करें, मिनिमाइज करें, ठीक है, और प्रमोट करें डिस्क्लोजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्क्लोज भी करनी पड़ेगी अगर जरूरत हुई इंफॉर्मेशन तो, लेकिन लिमिटेड रूल्स के अनुसार, समझ गए, उसी डाटा की बात कर रहे हैं। और पेनलाइज करना है अगर इस प्रकार की चीजें सही से ना हो तो दंड भी दें, तब हम डाटा को सही प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सर्विलेंस की जरूरत है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, इन सेक्टर को हम सही प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। यही सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बता दें, यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है 8 से 10 जनवरी को 2025 की होस्ट करेगा कौन? उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है आपके? नॉर्थ ईस्ट में आपका उड़ीसा आता है यहाँ पे। तो अगर ऐसे इंडिया को देखेंगे तो ये आपके उड़ीसा का स्टेट है। इस उड़ीसा के स्टेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उड़ीसा में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। अब आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की बैकग्राउंड डिटेलिंग, जो ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा। तो इसको देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस की अगर बात करें तो इसे नॉन रेसिडेंट इंडियन डे भी बोला जाता है, जो सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। प्रत्येक साल 9 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किस चीज के लिए? कि इंडियन डायस्पोरा कहां तक देश में विकास करी है, ठीक है, जो भारत से निकलकर दूसरे देशों में चले जाते हैं अपने भारतीय लोग, वो इंडियन डायस्पोरा उनको बोलते हैं, ठीक है। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो भारत में 1915 को आए थे और यही 9 जनवरी को पहुंचे थे, जिसके कारण इस डेट को क्या हम लोग कहते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। अब इसकी बैकग्राउंड देखिए। पहली बार सेलिब्रेशन कब हुआ? 2003 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कोलाबोरेशन से ये चीजें होती हैं। तो ये बॉन्ड है जो इंडियन और इंडिया की डायस्पोरा इन दोनों को कनेक्ट करती है। एक्टिविटी, कॉन्फ्रेंस और डिस्कशंस होते हैं, अवार्ड सेरेमनी होते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। बाईएनियल फॉर्मेट रखी गई है, 2015 से ये चीजें चल रही हैं। तो एवरी 2 ईयर ये चीजें होती हैं और बीच बीच में इंटरवेनिंग भी पीरियड माने जाती हैं।
एनआरआई पीआईओ कार्ड जो लोग लिए हैं ये इसमें शामिल होते हैं, अटेंड करते हैं। तो यही प्रवासी भारतीय दिवस की छोटी सी डिटेलिंग थी जो आपको मुझे देना था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो एडिटोरियल आया है एचएमपीवी केस, मैंने बोला था ना कल ही कि इस पे तो एडिटोरियल पक्का आएगा। आज आपके सामने यहाँ पे एडिटोरियल आया। एचएमपीवी केसेस की बात करें यहाँ पे तो ये चाइना में नया वायरस आया हुआ है। एक प्रकार से नया तो नहीं कहेंगे, लेकिन पुनः ये वायरस आया है और इम्पैक्ट किया है। अब ये हाई फैटेलिटी होने के बाद भी अभी तक कम डेथ हुई है इसमें। तो ये वुहान एक प्रोविंसेस है चाइना में। तो इस प्रकार की चीजें आई हैं जब कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस जो है वो फैला था। 5 साल के बाद इस प्रकार की चीजें आउटब्रेक हुई हैं, जिसे हम एचएमपीवी कह रहे हैं। क्या नाम है इसका? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। मेटान्यूमो वायरस कह सकते हैं। ज्यादातर इम्पैक्ट बच्चों को कह रहा है और वृद्ध लोगों को कह रहा है। तो इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस, इस चीज को यहाँ पे ये टारगेट कर रहा है और जिसके कारण चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल को काफी अच्छे से चपेट में ले रहा है। अब यहाँ पे सरप्राइजिंगली एस्पेक्ट क्या है कि सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यही है कि WHO और यूएस के जो सेंटर इस डिजीज को कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा कुछ अटेंटिव स्टेप उठाए नहीं है। अब यहाँ पे चाइना में भी एचएमपीवी की आउटब्रेक हो गई है और WHO लेवल पे भी हम लोग नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं, हालांकि मॉनिटर कर रही है। यही चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ठीक है। एचएमपीवी वायरस सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ किया गया? तो यह आपके नीदरलैंड में किया गया। 2001 में बच्चों में ये चीजें प्राप्त हुई थी। तो ये इन्फेक्ट करता है, जो ज्यादातर 5 साल के आसपास के बच्चे हैं उनको इन्फेक्ट करता है। हॉस्पिटलाइजेशंस कई सारे चिल्ड्रन की हो चुकी है और वुहान की बात करें चाइना की अगर, तो वहां पे हॉस्पिटल कई सारे भरे भी पड़े हैं। तो इतनी सारी केसेस निकल के आ रहे हैं। ग्लोबली अगर देखेंगे तो 3 से 5% तक हॉस्पिटल में एडमिशन हो रही है। 1% एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी केसेस निकल के आ रहे हैं। डेथ भी हो रही है चिल्ड्रन की और एज 5 तक 2018 में ये चीजें चल रही थी एचएमपीवी की। तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये चीजें निकल के आ रही हैं। रिसेंटली अगर स्टडी की चीजें देखा जाए तो चिल्ड्रन जो 6 साल से छोटे हैं, 6 मंथ से छोटे हैं, वहां पे भी इनको इन्फेक्ट कर रहा है। तो ग्रेटर रिस्क ऑफ डेथ जो है एचएमपीवी की निकल के आ रही है। जो मैं पहले बोला कि हाई फैटेलिटी यहाँ पे है, लेकिन बहुत ज्यादा डेथ नहीं हुई अभी तक। ठीक है। तो ये और भी वर्सन कंडीशन हो सकती है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है बात। क्योंकि WHO तो अभी संज्ञान में बहुत ज्यादा नहीं ली, लेकिन बोलिए कि मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान दिया जा रहा है। अब बात आती है इंडिया की। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहाँ पे किस तरीके से ये बढ़ रहा है भारत में उस पर ट्रैक कर रहा है, उन चीजों को देख रहा है। लेकिन भारत में भी टेस्टिंग चालू हो गई है। लैब बैठाए जा रहे हैं, इसकी टेस्टिंग चल रही है। क्योंकि टेस्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना भारत में फैला है, कहाँ कहाँ फैला है। तो ये चीजें हैं, ग्लोबल आउटब्रेक होने की संभावना है। अब इन चीजों को हम लोग देख लिए तो वुहान है कहाँ? चाइना में। ये चीजें देखिए, तो ये सबसे पहले अपना भारत, इंडिया, और इंडिया से कुछ प्रोविंसेस हैं जो बॉर्डर टच करती हैं। तो झीझांग प्रोविंसेस आपका यहाँ पे टच करती हैं, और ये झिनझियांग उगूर, ये उगूर जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसपे बहुत सारा अत्याचार यहाँ पे बोला जाता है कि चाइनीज कम्युनिटी लोग कर रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब वुहान की बात करें तो ये वुहान प्रोविंसेस हैं, यहीं पे आउटब्रेक हुई है एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पूरी कहानी है। इसकी लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ जापान है, येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, ये फिलीपींस सी है। तो कुछ जब भी आप मैप देखें ना, तो अगल बगल की चीजों को भी डिटेलिंग में देखें, क्योंकि शॉर्ट्स में पढ़ाई करने से कुछ होता तो है नहीं, आपको पूरी की पूरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा अगल बगल वाली चीजें भी देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आते ही नहीं है ना हम लोगों में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपकी लोकेशन, जैसे कि प्रोविंसेस भी कई बार पूछे हैं यहाँ पे, कौन सी प्रोविंसेस किधर को टच कर रही हैं, समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 प्रोविंसेस हैं भारत को जो कवर कर लेती हैं, एक झिनझियांग, एक झीझांग। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लस इसकी लोकेशन आपको दिखाया। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिंबोलिज्म मस्ट नॉट बिकम मिसप्लेस्ड शोमैनशिप। रिसेंटली अभी इस कहानी को यहाँ पे आप समझिए। रिसेंटली क्या है कि जो
आपका कॉन्फ्रेंस हॉल था ऑफिसर्स का, आर्मी ऑफिसर्स का। वहां पे एक फोटोग्राफ थी, पेंटिंग थी, पेंटिंग, उस पेंटिंग को हटा दिया गया। वो पेंटिंग क्या रिजेंबल करती थी? 1971 की वो पेंटिंग थी, जब इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स, इन दोनों लोगों में पैक्ट हुआ था और ट्रांसफर हुआ था अपने अपने सोल्जर। ठीक है, तो ये चीजें 1971 बांग्लादेश आजाद के समय की बात करी जा रही है। इस चीज को यहां से हटा दिया गया और वहां से रिप्लेस किससे कर लिया गया है? यहाँ पे तो इस फोटो को हटाते इस फोटो को रिप्लेस किया गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लगभग कर्मा और महाभारत को रिजेंबल कर रहा है ये फोटो, और ये समझ सकते हैं यहाँ पे साइन हो रहा है। तो ये बहुत ही मेमोरेबल फोटो थी, इसी को हटा करके इसको रिप्लेस किया गया है। अब यहाँ पे इसी मुद्दे पे बात हो रही है। कहा जा रहा है कि ये जो सिंबल था, जो रिजेंबल कर रहा था ये फोटोग्राफ, उसकी तो आपने चीजें हटा दी और अपनी चीजें यहाँ पे आपको जो समझ में आया वो लगा दी। तो उसमें इश्यू क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, आखिर ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? तो उन बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं कि यह एक केवल पेंटिंग नहीं थी जिसे आपने हटा दिया, ये दो देशों का करार था जो रिजेंबल करता था, समझ गए, इंडिया प्लस पाक का, और साथ में जोड़ के रखता था बांग्लादेश को। ये एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि इस प्रकार का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वह इंटरनेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल रिलेशन को अगर आप देखेंगे, जियो पॉलिटिक्स को देखेंगे जब, तो इस लेवल पे भी इसकी इंपॉर्टेंस निकल के आती है। इंडिया पाकिस्तान की बहुत समय से यहाँ पे वायलेशन बॉर्डर पे होते हैं, सीज फायर वायलेशन होते हैं। इन मुद्दों को भी यहाँ पे उजागर रखता है ये। तो रिसेंटली जो सिंबल यहाँ पे बना था उसको हटा करके दूसरी फोटोग्राफ और पेंटिंग इस्तेमाल करी गई। यहीं पे अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल भी इस प्रकार की चीजें यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिश किया है क्या, स्वेरिंग इन मिलिट्री। उनको जब भी मिलिट्री की रिक्रूटमेंट होती है तो यहाँ पे अपना रोल भी प्ले करना पड़ता है सिटीजन्स को वहां पे। तो ये मिलिट्री की रोल और वहां के लोग कितने कनेक्टेड हैं, इसी प्रकार से ये फोटोग्राफ भी कनेक्ट करके यहाँ पे रखा था। इसी को रीलोकेट कर दिया गया है, याद रखिएगा। 1971 वार की ये पिक्चर थी। और इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करती हैं। रिसेंटली लद्दाख में भी एक सिंबल की बात करी गई है एडिटर के द्वारा कि लद्दाख में शिवाजी का स्टैचू बनवाने का, रेज करने का कोई मतलब नहीं है। कई सारे वहां के जो लोकल पीपुल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शिवाजी का आपने स्टैचू क्यों बनवाया? हमारे पास जोरावर सिंह है, ये लीजेंडरी डोगरा जनरल थे वहां के, तो इनका बनना चाहिए। इस प्रकार की बातें कई सारे लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेंटिमेंटल भी चीजें हैं कि लोगों को कनेक्ट करे, समझ गए, वो एस्पेक्ट यहाँ पे बोली जा रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे गार्जियन ऑफ द अर्थ बोला गया है। जो भी ट्राइबल पीपुल हैं उन्हें पृथ्वी का गार्जियन बोला गया, और सही मायने में ये है भी, ये वही रियल पीपुल हैं जो थे। हम लोगों तो चेंज्ड पीपुल हैं, हम लोग म्यूटेंट हैं, समझ गए एक प्रकार से। तो इंडिजिनस पीपुल की हमें रक्षा करनी होगी, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ेगा, हमें नहीं करना होता है, जो कि हम लोग अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट ला के उनके जंगलों की कटाई कर रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? वो किस पे निर्भर करते हैं? फ्रूट्स, फॉडर और लाइफ स्टाइल के लिए केवल और केवल जंगलों पे ही निर्वहन करते हैं। तो ये एक ट्राइब है, इस ट्राइब का नाम है क्या? ये ट्राइब निकोबार में पाई जाती है। तो निकोबार में पाई जाती है, तो इसकी पूरी डिटेलिंग आपको इस स्लाइड में मैं दिया हूं। सोम्पेन ट्राइब की हम बात कर रहे हैं पिक्चर में, जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्राइब की। तो इसको किस प्रकार से, जब अंग्रेज यहाँ पे रूल करते थे अंडमान निकोबार, जिसे काला पानी की सजा बोली जाती थी, वहां से लेकर के कैसे ये डेवलप हुआ, ये किस प्रकार से इकोलॉजिकल डिजास्टर को रोकने में भी सहयोग देते थे,
आज के समय में भी इनका रोल इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी में अगर देखा जाए, इन्वायरमेंट के कंसर्न में, क्लाइमेट चेंज के कंसर्न में, तो इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनको ये संज्ञा दिया है एडिटर ने, गार्जियन ऑफ द अर्थ। हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। 72,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है अंडमान निकोबार में, जिसके कारण क्या डेवलप होगा, तो सबसे पहले टर्मिनल बनाई जाएगी ट्रेड के लिए, सीपवेज बनाई जाएगी, उसके बाद टूरिज्म वाला होगा, फिर इकोलॉजिकल कंसर्न वाला भी चीजें हैं, फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न भी निकल के आ रहा है यहाँ पे कि इतने सारे पेड़ पौधों को हटा दिया जाएगा। हर चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग डेवलपमेंट के चक्कर में अपने ही अर्थ को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब अगर बात करें जाए अंडमान निकोबार की, तो 572 आइलैंड है। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार पड़ता है। 1200 किलोमीटर की साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड में सिचुएटेड है। डिवीजन की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। डिवाइड है अंडमान और निकोबार में, नॉर्थ और साउथ में। जियोग्राफिकल एरिया 8249 स्क्वायर किलोमीटर तक आती है। साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है आपके अंडमान निकोबार में, वो बैरन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। फ्लोरा फौना यहाँ पे दे दिया हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो फ्लोरा फौना यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव पाए जाते हैं, रिच डाइवर्सिटी पेड़ पौधों की, मेडिसिनल प्लांट की पाए जाते हैं। अंडमान वाइल्ड पिग, निकोबार पिजन और डुगोंग सी काऊ, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी की अगर बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार बने हैं, इस एरिया को समझिएगा। इंडिजिनस ट्राइब्स की अगर बात करें तो अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज की बात करें तो ओंग, जारवा, सेंटिनलीज, इन ट्राइब्स की मौजूदगी अंडमान द्वीप पर होती है। सोम्पेन ट्राइब और निकोबारीज की निकोबार आइलैंड पे मौजूदगी होती है। सेलुलर जेल की कहानी तो बताया, जिसको काला पानी की सजा बोली जाती थी, तो यहीं पे ला करके अंडमान में लोग छोड़ देते थे अंग्रेजों के द्वारा। टूरिज्म, रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की तो बात हम कर ही रहे थे, किस प्रकार से हम लोग इसको रिड्यूस कर रहे हैं। सी लेवल राइज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो इसको कंसर्न में लेना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें हैं जो अभी आपको मैं बताया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडिया किस प्रकार से 2025 को लेकर जा सकता है। एम के नारायण साहब काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, उनका यहाँ पे एडिटोरियल आया है, तो इसको अच्छे से देखा जाएगा और समझा जाएगा। बात यह है, इंडिया की इकोनॉमिक्स प्लस जियोपॉलिटिक्स प्लस कंट्री की प्रोग्रेस, इन तीनों मुद्दों को ये अच्छे से उठाए हैं, और क्या क्या ट्रबल हैं, चैलेंजेस हैं, उसको भी उठाएं। उन चीजों को अगर देखेंगे तो हर प्रकार से पॉलिसीज भी भारत की आ रही है। भारत की नेबरहुड पॉलिसी और चाइना से कैसे मोदी डील कर रहे हैं, इन चीजों की भी आ रही है। चाइना से अगर बात करें तो हम सही प्रकार से बस न्यूट्रल वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। वहीं पे पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम पाकिस्तान को आंख दिखाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि चाइना के पास लड़ने के लिए हमें अपनी जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की इस्तेमाल करनी पड़ती है, और वहीं पे पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमें डिप्लोमेसी की इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन जो हमको सुटेबल लगे पॉलिटिक्स के कंसर्न में रख के हम वो कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे और भी ज्यादा चिंताजनक विषय बन जाता है। तो इस मुद्दे को मैंने नोट्स के रूप में देखा, क्या जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी चैलेंज है 2025 में। तो इंडिया जो है इमर्जिंग ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है, और इसी समय बहुत सारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। जैसे गाजा में इजराइल और फलस्तीन का वार चल रहा है, तो इजराइल गाजा में 40 से 45 हजार लोगों को टारगेट किया हुआ है। कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से सबसे ज्यादा बच्चे हैं। 25,000 प्लस के आसपास वुमेन और चिल्ड्रन हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा रकम है, और इसको इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएसए डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। अभी तो आर्म्स और एम्यूनिशन भी भेजने की बातें चल रही हैं। तो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है 2024 में। यूरोप और वेस्ट एशिया की हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से समझिएगा। इंडिया चाइना का रिलेशन रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि हम लोग डिसएंगेजमेंट बनाएंगे, मतलब अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी गलवान वाली, इस प्रकार से कुछ बातें हुई हैं। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात करें तो चाइना का ये इनिशिएटिव स्ट्रॉन्गर टाइज है किसके साथ, ग्लोबल साउथ के साथ। साउथ एशिया की अगर बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, इस प्रकार की कंट्री से भी हमारे रिलेशन है।
लेकिन अभी रिसेंटली बांग्लादेश को देखेंगे तो वहां के रेजिम चेंज हो गई है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आई हुई हैं। अब वो तो एक्स्ट्राडिशन बिल डाल रहा है कि उनको हमारी कंट्री में भेजिए, हम उन पे क्या करेंगे, सू करेंगे, यानी मुकदमा चलाएंगे। तो ये चीजें चल रही हैं, लेकिन इंडिया भी यहाँ पे डिप्लोमेटिक तरीके से जियो पॉलिटिक्स को डील कर रहा है। ये सारी चीजें हैं, कुछ भूटान वाली चीजें, मालदीव वाली चीजें भी यहाँ पे हैं जो अनसर्टेन में है। और चाइना यहाँ पे अपना रोल प्ले ही कर रहा है, जहां इंडिया छोड़ता है वहां चाइना सीधे आके पकड़ ले रहा है। तो ये कंट्री भी चाइना कार्ड खेलती हैं, याद रखिएगा। आगे अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया और सीरिया आती हैं। तो अभी रिसेंटली सीरिया में भी असद की रेजिम 60 साल से इनका रूल चल रहा था, वो मिलिटेंट ग्रुप आकर के एसटीएस, ठीक है, ये ग्रुप आकर के जो सुन्नी ग्रुप है, ये ग्रुप आकर के उनका रेजिम बदल देता है, उनको भागना पड़ता है कहाँ पे, रसिया में। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, ईरान की इन्फ्लुएंस चल रही है, डिजिटल थ्रेट आ रही हैं, पॉलिसी मेकर में प्रॉब्लम आ रही हैं। हम इस प्रकार से कैसे चीजों को डील कर सकते हैं, तो हमें एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक फोरसाइट लेके चलनी पड़ेगी, तब जाकर के इन चैलेंजों से हम 2025 में जो आने वाली हैं उनसे हम डील कर सकते हैं। तो बहुत प्यारा आर्टिकल इन्होंने लिखा था दोस्तों, सोचा मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। तो यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मैं आपके सामने बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखी जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग बता रहे हैं कि चाइना जो है, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इसका 50% तो मैं 2-3 दिन पहले काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। आज जो एंगल आपको मिलेगी उसकी डिटेलिंग भी आपको दूंगा। तो यहाँ पे किस रिवर की बात कर रहे हैं, तो सांगपो रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहां पे क्यों इश्यू निकल के आ रहा है, तो क्या इंप्लीकेशन होगी, क्योंकि सांगपो रिवर पे चाइना मेगा डैम, मल्टीपर्पज डैम बना रहा है, ठीक है। तो 60,000 मेगावाट पावर प्रोडक्शन करने वाला डैम बनाने की प्रयास कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, अब वो चाइना से चल करके जब रिवर, यहां पे मैप पे देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली रिवर यही है, यारलुंग सेंगपो रिवर, जिसे वो ब्रह्मपुत्रा रिवर कह देते हैं। जैसे ही आपके असम में ये प्रवेश करती है, ठीक है, आसाम में, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। यहीं पे तिब्बत या फिर चाइना में जब ये रहती है तो इसको यारलुंग सेंगपो कहते हैं या फिर सीधा सेंगपो बोलते हैं। यहीं पे इन्होंने डैम बनाने का प्रयास किया है, जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है। अब ये रिवर यहां से उतरेगी, ठीक है, तो अपने साथ पानी लेके आएगी। अब यहीं पे ये डैम बना रहे हैं, तो सोचिए ये अपर स्ट्रीम है और इसकी लोअर स्ट्रीम क्या है, ये है। तो अपर स्ट्रीम ये है, लोअर स्ट्रीम ये है नदी की। यहीं पे आप पानी को रोक दिए, ठीक है, और जब मर्जी करेगा तब आप पानी को छोड़ेंगे। तो इस एरिया में क्या आएगा, इस एरिया में पहले तो आप अगर इसको डाइवर्ट कर देंगे जल को, तो इस एरिया को सूखाग्रस्त कर सकती है ये, ठीक है, बहुत हद तक इंपैक्ट करेगी, बहुत हद तक। यहाँ की किसानों की प्रोडक्शन घट जाएगी, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, इनकम घट जाएगी, जिसके कारण इस स्टेट की जीडीपी भी घट जाएगी। तो जब इनकम नहीं होगा तो किसानों की क्या होगी, आत्महत्या भी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक इकोलॉजिकल कंसर्न की अब बात करेंगे, ये तो इकोनॉमिक हो गई। अब इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंसर्न आपको बताऊं मैं यहाँ पे। तो ये जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उसको देखिए। इन्वायरमेंटल कंसर्न ये है कि यहाँ पे कितने सारे फ्लोरा प्लस फौना है। फ्लोरा का मतलब प्लांट, पौधे, स्पेसीज। अब फौना का मतलब एनिमल, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, टाइगर्स हैं, ये सब इंपैक्ट होंगे। बर्ड्स भी इंपैक्ट होंगी, मतलब पूरा फ्लोरा फौना किंगडम ही इंपैक्ट होगा इससे। तो ये कंसर्न भी इंटरनेशनली निकल के आ रहा है। तो कौन कौन लॉस में जाएगा, भूटान भी जाएगा, इंडिया भी जाएगा, और बांग्लादेश जो है यहाँ पे वो भी इंपैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपकी गंगा निकल के आ रही है यहाँ पे। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो हो जाती है पद्मा और जो आसाम तक ब्रह्मपुत्रा रहती है, जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तो हो जाती है जमुना, और जमुना और पद्मा जैसे मिलती हैं तो हो जाती है मेघना। यही मेघना बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है दोस्तों।
तो आपको समझ में आया होगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की अगर डिटेलिंग को आपको हम बताएं, यही सारी चीजें तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन में बोली गई है कि ये इंपैक्ट कर सकती है बहुत बुरी तरीके से, जो आपको मैं यहाँ पे बताया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम है जो यहाँ पे बनाने का प्रयास चल रहा है। मीडोग प्रोविंस है एक, उसी के पास मीडोग हाइड्रो पावर स्टेशन लगाने की बात चल रही है मीडोग काउंटी में, जिसके कारण 60,000 मेगावाट की अप्रूवल लगी हुई है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सोचिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डैम बांध बनाने का प्रयास 2024 में, इसकी अप्रूवल दिसंबर में दी गई है और ये ऑपरेशनल, दूसरा वाला जैंगू ये भी ऑपरेशनल है। ये प्रपोज डैम है। डागू डैम, जेजू डैम, लांगचेन डैम, ये सब प्रपोज डैम। तो अब आप कल्पना करिए कि अगर डैम ये बना और पानी स्टोरेज हुई और ये पानी को डाइवर्ट कर दिए किसी दूसरे रीजन में, तो यहां पे पानी की कमियां होंगी। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं, जब कावेरी निकलती है तो आपका कावेरी कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु ऐसे होकर के गुजर रही है। तो वहां पे पानी की भी कितनी स्कार्सिटी है, वही कंडीशन इन क्षेत्रों में भी होने वाली है। तो हर एंगल से यहाँ पे ये चीजें बोली गई हैं जो हो सकती है। इसकी लोकेशंस बताई गई है, जांगू डैम की, ब्रह्मपुत्रा रिवर की, इस मैप में काफी अच्छे से बताई गई है। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये जो प्रोजेक्ट है 14वां 5 ईयर प्लान के अंतर्गत चीजें आ रही हैं, जो यहाँ पे 25 दिसंबर 2024 को आया है। 3 गॉज डैम बनेगा, जांगू डैम यहाँ पे बनेगा। ट्रांस बाउंड्री इंपैक्ट करेगी, ब्रह्मपुत्रा नदी पे अगर बनेगी तो बांग्लादेश, इंडिया और भूटान को टारगेट करेगी, ये बता ही दिया। हाइड्रो पावर के रेस में चीजें चल रही हैं, चाइना, इंडिया, भूटान जियोपॉलिटिकल टेंशन करेंगे ही, क्योंकि वाटर बम अगर ऊपर से नदी ऐसे कर करके आ रही है और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, तो यहां से अगर पानी छोड़ेगा तो ये तो एरिया बह जाएगा ना, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा डैम है। एक राज्य को भी बहा ले जा सकता है अगर पूरा डैम खोल दिए ये लोग तो हम लोग वाटर बम के चपेट में आ सकते हैं। ये देखिएगा, छोटी चीज नहीं है ठीक है, क्योंकि चाइना पे तो इंडिया कभी यकीन नहीं करेगा, कभी भी, किसी भी सूरत पे। तो ये जो प्रॉब्लम है वाटर बम, ये बनेगा क्या, वाटर वार्स। आने वाले समय में मे बी ये चीजें हो सकती हैं। तो इन्हीं सब इश्यू को यहाँ पे दर्शाया गया है। ट्रीटीज की कमियां क्या है, तो राइपेरियन नेशन जहां पे नदी चल रही है यहाँ पे नन ऑफ द राइपेरियन नेशन, ये लोग साइन किए हैं कोई भी कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोस्ट 2014, ये साइन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इंडिया के लिए और चाइना के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपर रीजन पे पड़ता है और वही पानी छोड़ेगा तो आएगा कहां पे, इंडिया में और बांग्लादेश में। तो इश्यू हम दोनों लोगों के लिए ज्यादा है। कम्युनिटी और लाइवलीहुड इंपैक्ट होगी, जीवन तो इंपैक्ट होगी ही होगी, इकोलॉजिकल कंसर्न तो है ही, डिजास्टर हो सकती है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकती है, तो सीधे सीधे पूरा का पूरा एरिया ही, अरुणाचल वाला एरिया ही साफ कर सकती है। सिक्किम, क्लाइमेट चेंज इंप्लीकेशन होगी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। चाइना की स्ट्रेटेजिक हाइड्रो पावर गोल्स तिब्बतन रिवर को एसेट के रूप में देखेंगी, ठीक है, और उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं वार के समय, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो पावर सॉवरेनिटी सिंबल यहाँ पे मीडोग डैम जो पार्ट है चाइना का, यहाँ पे उसकी बनाने की तैयारी हो रही है और ये ट्रांस बाउंड्री है, इसीलिए इंडिया का कंसर्न बार बार आ रहा है। इंडिया के पास क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है, तो एवॉइड कर सकता है, एवॉइडिंग टिट फॉर टैट अप्रोच, क्योंकि अब ऊपर से पानी नीचे को आनी है अगर डैम बन गया है तो समझ रहे हैं, तो ये चीजें कर सकता है। रीजनल लीडरशिप रोल डेवलप करे, कैसे अपने नेबरहुड फर्स्ट को लेकर के चलना है, ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। स्ट्रेंथन करें मल्टीलेटरल मैकेनिज्म, कैसे हम इन चीजों को इनकरेज करेंगे। ब्रह्मपुत्रा राइपेरियन नेशन जिसमें आती हैं चाइना, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, ये लोग आते हैं, इनसे अपने रिश्तों को सही करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। कॉल फॉर प्लानिटरी थिंकिंग, प्लानिटरी का मतलब एग्रीगेट बात कर रहा है, पूरा ग्लोबली अर्थ को लेकर के। इन चीजों को अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंस हिमालय की निकल के आ रही है, कैसे हम तिब्बत रिवर को प्रोटेक्ट करें, अर्थ के क्रायोस्फीयर रीजन को, और मिटिगेट करें क्लाइमेट चेंज को। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ना कि ये जो डैम बनेगा
इतना बड़ा वर्ल्ड की सबसे बड़ी डैम बनेगी जो, उसके कारण पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना, उसमें भी बहुत छोटा सा चेंजेज आ गए। अब ये छोटा सा चेंजेज बस नाम का है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज को बहुत इम्पैक्ट करेगा। ये भी एक बातें बोली जा रही हैं। तो कुल मिला के यही जो चीजें हैं, बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजिकल बैलेंस हिमालय में जो चल रही है उसको इम्पैक्ट करेगा, लिवलीहुड को इम्पैक्ट करेगा, जीविका को, इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल का कंसर्न है। किस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स अब डील होगी वो आने वाला समय ही बताएगा, अगर एक बार बन के तैयार हो जाती है ये डैम। तो यही आर्टिकल को मैं अच्छे से समझाया हूं दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि सीरिया की जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहाँ पे विजिट किए हैं, कतार। तो ये देखते हैं कैसे डील निकल के आती है, क्योंकि सीरिया का जो रिजीम है रिसेंटली HTS ग्रुप के हाथ में आई है जो मिलिटेंट है। ठीक है, अब ये पहुंचे हैं यहाँ पे, देखेंगे क्या चीजें निकल के आती हैं, वो कवर करी जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 20 बिलियन लेंडिंग पैकेज पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भूखमरी भी चल रही है। तो ये चीजें याद रखिएगा, छोटा सा न्यूज था। दूसरा जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये काफी हाईलाइटेड, काफी फेमस पर्सनालिटी हो चुकी हैं। तो इनका फोटो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इनोग्रेशन, ये 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की इनोग्रेशन, यहाँ पे ओथ सेरेमनी है। ठीक है, ओथ सेरेमनी, तो यहाँ से 20 जनवरी से इनकी रेजिम शुरू हो जाएगी अमेरिका में। यही चीजें चल रही हैं। कोस्टा स्मिथिस, ये फॉर्मर ग्रीक पीएम, 88 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। नाम याद रखिएगा, कोस्टा स्मिथिस। ठीक है, कहाँ के हैं, ग्रीस के हैं। 2004 की ओलंपिक इन्हीं के समय में कराई गई थी। काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, यहां से क्वेश्चन छोटे छोटे बना सकते हैं ये लोग। बांग्लादेश कैंसिल कर दिया यहाँ पे, जैसा कि हम पहले ही बताएं कि इनकी जो रेजिम खत्म हुई उसके बाद खलीदा जिया की शायद रेजिम आएगी। अभी तो एडवाइजरी रोल कर रहे हैं ना यूनिस खान। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी अब कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे, ये चीजें जानिएगा। क्यों, तो यहाँ पे इसी का प्रूफ दे रहा है ये बांग्लादेश कैंसिल किया जुडिशियल ऑफिसर्स। हम लोग ट्रेनिंग देते थे किसको, बांग्लादेश के जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे उनकी भोपाल में ट्रेनिंग देते थे, लेकिन अब वो चीजें कैंसिल आउट कर दी गई है। अब वो ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते। तो ये चीजें चलिए, नहीं लेना चाहते मत लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम अब उठ के आ रही है। यहाँ पे भारत जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गया। तो सबसे बड़ा दुख की बात यह है दोस्तों, जिसके नाम पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी था उसी को ही नहीं बुलाया प्रेजेंट करने के लिए ट्रॉफी। तो गावस्कर का ये कमेंट आया है कि मुझे ही नहीं बुलाया, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और भारत जो है वर्ल्ड कप से भी बाहर यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ग्रैम्पियन नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है, विक्टोरिया में। विक्टोरिया एक प्रोविंस है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अब इस नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंस हो जाती है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया आज के समय में। अगर रिसेंटली अगर देखा जाए तो वहाँ का क्लाइमेट, भारत में अगर ठंडी है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, गर्मी हो रहा है। इस चीज को समझिएगा, जिसके कारण बहुत हैवी बुश फायर हुई है। बुश फायर, तो बुश फायर की अगर बात करें यहाँ पे, जिसके कारण जंगल जले हैं, वहाँ के फ्लोरा फोना नष्ट हुए हैं, तो इम्पैक्ट करता है। यहां से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन यहां से आएगा कि कहां पे पड़ता है। सबसे पहले गैम्बिया नेशनल पार्क को देखिए, तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये विक्टोरिया है, ये बास स्ट्रेट, फिलिप बे, इंडियन ओशियन, और ये तस्मान सी, ये आपका पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है चीजें, जैसे मुर्रे रिवर, डार्लिंग रिवर, ये यहाँ की नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। छोटा सा एक आर्टिकल है, इसको भी मैं इसी में, आज बहुत ज्यादा आर्टिकल था दोस्तों, कवर करते करते मुंह दर्द करने लगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको भी मैं रखा हूं यहाँ पे, इसको शॉर्टकट में देखेंगे। कैंसिल कोल प्रोटेस्ट चल रहा है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। क्यों, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोल पे कोल एलोकेशन कर रही है और इसी का इस्तेमाल करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी डिजीजेज हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है। उसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। रिसेंटली 750 मेगावाट का 2023 में एलोकेट किया गया, लेकिन इसी को लेकर के प्रोटेस्ट अब कहा जा रहा है कि इसको एलोकेशन मत करिए, ये रिन्यूएबल एनर्जी पे कार्य करिए। तो उसी को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है।
देखते हैं क्या चीजें हैं। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का ये पूरा न्यूज था। हैशटैग कैंसिल कोल, तो ये चीजें चल रही हैं जो आपको यहाँ पे बतानी थी। अब कोई कह दे हैशटैग कैंसिल कोल क्या है, तो कम से कम ये तो आप बता ही दें, इसीलिए मैं ये आर्टिकल डाला हूं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये टारगेट तो सब चीज कर ही लिया है कि हमको रिन्यूएबल पे शिफ्ट होना पड़ेगा, कोल कट आउट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उसको बढ़ावा दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग। तो ये पूरी डिटेलिंग यहाँ पे आपको दे दिया, जो भी चीजें मुझे देनी थी। आशा करते हैं आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।